हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेके आई हूँ। लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ चीज़ें बताई थी लाइट के बारे में, लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में, लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में। कुछ बातें बताई थी कॉन्केव मिरर के बारे में, कुछ बताई थी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में और उसके यूजेस बताए थे। आज मैं आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होती है, आखिर उसका यूज कैसे किया जाता है, उन सब के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। आप पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि कॉन्केव मिरर होता क्या है और कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्केव मिरर जैसे हम जानते हैं कि एक स्फेरिकल मिरर को जब काट के बनाया जाता है और उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो इनवर्ट होती है, टूवर्ड्स इनवर्ट होती है और टूवर्ड्स सेंटर की ओर होती है, तो हम उसे कहते हैं कॉन्केव मिरर। आप लोग को ये चीज याद होगी कि ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिससे लाइट अंदर की ओर से रिफ्लेक्ट होगी तो वो कहलाएगा कॉन्केव मिरर। और जस्ट इसका अपोजिट ऐसा स्फेरिकल मिरर का पार्ट, ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी इंटीरियर सरफेस जो होगी वो पॉलिश्ड होगी और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो बाहरी होगी, ये होगी अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये चीज होगी पॉलिश्ड। तो दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये चीजें मैंने आपको कल बताई थी और कल मैंने इसका आपको यूज भी बताया था। आज मैं आपको इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज बताऊंगी जिनका यूज हम इमेज फॉर्मेशन में करते हैं और जिसे जानने बगैर हम इमेज फॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं ये तो देख लिया, अब इसके इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को जानते हैं। जैसे मैंने बताया, कॉन्केव मिरर मतलब जिसकी आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो और इनर सरफेस टुवर्ड्स सेंटर हो। इसका सबसे पहला पार्ट ये होता है कि किसी भी कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में जब हम जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट जिसे हम कहते हैं पोल, किसे कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट। ये चीज सेम रहेगी कॉन्वेक्स मिरर में भी। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इसमें भी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर पॉइंट होता है पोल, जिसे हम पी लेटर से डिनोट करते हैं। ये हो गया अपना कॉनकेव और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स। अब आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट तो जान लिया जिसे हम पी से डिनोट कर रहे हैं और इसे हम पोल कह रहे हैं, लेकिन जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये किसी ना किसी स्फेरिकल चीज से ली गई है और स्फेयर का भी सेंटर होता है। तो ऐसा सेंटर जो स्फेरिकल पार्ट का सेंटर होता है वो उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कॉन्केव मिरर में अंदर की ओर होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में यह बाहर की तरफ पाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बाहर की ओर होती है, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटर पे होती है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा बाहर की तरफ पाया जाता है। नेक्स्ट चीज जो आती है जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सरफेस। रेडियस ऑफ द सरफेस क्या कहलाती है? जो डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल के बीच की, जो डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल के बीच की, उसे हम कहते हैं रेडियस, जिसे हम लेटर आर से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने पोल जान लिया, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर जान लिया, हमने रेडियस जान लिया। नेक्स्ट चीज होती है
प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा एक्सिस होता है जो हमारे सेंटर ऑफ द कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करता है। किसे ज्वाइन करता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन हमारी कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। आप जानते होंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस को। हाँ, ये एम एन जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिससे हमारा रिफ्लेक्शन होता है, ये किसी भी स्फीयर का अपर्चर कहलाता है, जिसे हम एम एन से डिनोट कर रहे हैं। अब जो मेन चीज आती है वो होती है फोकस। फोकस क्या होता है? नेक्स्ट आता है हमारा फोकस। फोकस क्या होता है? जब भी हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइन आती रिफ्लेक्टिंग लाइंस आती है, तो वह जिस पॉइंट पे इकट्ठी होती है, जिस पॉइंट पे जाके उसका इमेज फॉर्मेशन होता है, या जिस पॉइंट पे उसकी, ये कहलाता है फोकस। सपोज दिस पैरेलल बीम्स आर हियर, दिस पैरेलल बीम्स आर हियर, एंड ये यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है, ये भी यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये पॉइंट जो कहलाएगा ये कहलाएगा फोकस। फोकस, एक चीज आप ध्यान रखिए, फोकस की जो वैल्यू होती है, रेडियस इक्वल टू हमेशा होता है ट्वाइस द फोकल लेंथ। ट्वाइस द फोकल लेंथ। आपने ये चीज, मैंने आपको सभी चीजें बता दी है। डायमीटर, आप एक चीज और जान लीजिए, जो एम एन होता है वो डायमीटर होता है, जिसे हम एपर्चर बोलते हैं। रेडियस बता दिया मैंने, पोल बता दिया मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिया, फोकस बता दिया। अब मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन की जाती है। रुको ना, अब हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। मैं आपको हर एक इमेज का रे डायग्राम बताऊंगी, कैसे होता है जब रे फोकस से होकर गुजरती है, जब रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जब रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, और जब रे अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब रेज जो आती हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है। हमने ये लिया एक कॉनकेव मिरर, और ये लिया हमने एक कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा है कॉनकेव और ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में मैंने आपको जैसे बताया था, सबसे पहले हम दोनों में एक पोल बना लेंगे। ये गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे आ गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे आ गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम, जब हमारी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल होती है किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। हमेशा फोकस से होकर। जब भी रे पैरेलल रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वह फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हमारा पॉइंट एफ, और ये यहाँ पे हमेशा रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो होगा, जिसमें एंगल आई और एंगल आर रहेंगे। ये हमारा एम एन एपर्चर, ये हमारा पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला हमारा कॉनकेव मिरर में जब भी हमारी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी भी कॉनकेव मिरर पर आकर रिफ्लेक्ट होती है, तो जो रिफ्लेक्शन के बाद रे है वो फोकस से होकर गुजरती है। पर इसमें क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर में? कॉन्वेक्स मिरर में जब भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, पैरेलल आई, सॉरी, तो वह ऐसे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे गिरती हुई प्रतीत होती है, जो हमारा फोकस पॉइंट है। ये ऐसा हो जाता है, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आई, ये एंगल आर।
इसमें हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हम वर्चुअली सोचते हैं कि यह फोकस से होकर गुजर रही है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर का फंडा होता है, ये हमारा कॉन्केव मिरर का होता है। ये पहला केस हो गया जब हमारी जो रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली होकर गुजर रही है। अब हमारा सेकंड केस आएगा। अब हमारा सेकंड केस आता है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की टर्मिनोलॉजीज में। हमने फिर अगेन बनाया अपना कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब अभी मैंने आपको पहले केस में बताया कि हमारी जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब सेकंड केस में क्या होगा, ये हमारा पोल है, ये हमारा पोल है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड केस में यदि कोई इंसिडेंट रे हमारी आती है और आके डायरेक्ट फोकस से होकर पास होती है, कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। जब हमारी इंसिडेंट रे फोकस से होकर पास होती है और आकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या होती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रीवियस। पहले हमारा क्या था, पैरेलल बीम आ रहा था और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर गुजर रहा था। अब हमारी जो बीम आ रही है वो फोकस से होकर आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जा रही है। ये हमारा एंगल आई हो गया, ये हमारा एंगल आर हो गया। अगेन ये हमारा हो गया कॉनकेव का केस। अब कॉन्वेक्स में क्या होगा, ये हमारा बीम आया जो फोकस यहाँ पे है, तो हमने ये किया और ये हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे हमारा फोकस है, यहाँ से आ रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये ऐसे पैरेलल हो गया। पैरेलल होने के कारण ये ऐसा हो गया। ये हमारा एंगल आई, ये हमारा एंगल आर। ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर का केस। क्या हुआ, हमारी जो रे आई वो डायरेक्ट आपके फोकस से होकर गुजरती हुई हमने सोचा और वो डायरेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल हो गई है, प्रिंसिपल एक्सिस के। और हमें ऐसा हम वर्चुअली सोचते हैं कि ये होकर गुजर रही है फोकस से। ओके, अब हम थर्ड केस देखेंगे। अब हम थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस हमारा क्या बोलता है, हमने लिया फिर वही कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव की बनाई हमने बाहरी सतह को पॉलिश करा और कॉन्वेक्स की कर दिया हमने अंदर के पार्ट को पॉलिश कर दिया। यहाँ पे हमारा ये आ गया पोल, हमारा पोल। हमने बनाई एक प्रिंसिपल एक्सिस, हमने बनाई एक प्रिंसिपल एक्सिस, हमने बनाया यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने बनाया यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बना दिया यहाँ पे, फोकस बना दिया यहाँ पे। जो थर्ड केस होता है उसके अकॉर्डिंग जब भी कोई रे हमारी किससे होकर गुजरती है, जब भी रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है तो वह उसी डायरेक्शन में पास हो जाती है। मतलब अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह उसी डायरेक्शन में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। किससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। थर्ड सेम कंडीशन इसमें आती है, यदि हमारी कोई रे आ रही है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई प्रतीत हो रही है तो वह उसी डायरेक्शन में हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ये हमारी रे आई यहाँ पे, हमें ऐसा लगा ये यहाँ से होके जा रही है और वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, तो आप ये जानना चाहते होंगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब आती है तो उसी डायरेक्शन में क्यों रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका एक
रीजन है क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रे आकर गुजरती है तो वो डायरेक्टली उसके अलोंग आ जाती है। अलोंग आने के कारण वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब हम चौथे केस और लास्ट केस की ओर जा रहे हैं जो बहुत इजी है। जब हमारे कॉन्केव मिरर पे, और ये कॉन्वेक्स मिरर है, बाहरी सतह हमने पॉलिश कर दी, अंदर की सतह हमारी पॉलिश हो गई है, ये हमारा पोल है, ये हमारा पोल है, ये हमारा सेंटर, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर, ये हमारा फोकस। जब भी हमारे कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जब भी कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पे रेज आके डायरेक्टली पोल पर आकर टच करती है, पोल पर आती है, तो वह पूर्णतः टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। टोटली रिफ्लेक्ट यानी कि होता है कि वह जिस जैसे आई थी और रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो करते हुए टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ऑब्लिक्यू आती है और ऑब्लिक्यू ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हमारा एंगल आई हो जाता है, ये एंगल आर हो जाता है। सेम कंडीशन हमारी आती है कॉन्वेक्स मिरर में। जैसे ही रे हमारे पोल पे आती है तो वो पोल से ही टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये हमारा नॉर्मल हो जाता है। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। यह केस वैसा ही हो जाता है जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में रहता है। जब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में रहते हैं तो ये टोटल रिफ्लेक्शन होता है। सेम कंडीशन फॉलो होती है कॉन्केव और कॉन्वेक्स में। यह कंडीशन टोटल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज चारों केसेस समझाए हैं और इन्हीं केसेस का यूज करते हुए अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन बताऊंगी कि यदि कोई सब्सटेंस फोकस पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, यदि कोई सब्सटेंस इंफिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी, इरेक्ट बनेगी या डिमिनिश्ड साइज की बनेगी। यह सभी बातें अब मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया हुआ होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। थैंक यू।